हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 12 हिंदी मॉडल पेपर 2026 बीएसईबी द्वारा जो जारी किया गया है उसे कराने वाले हैं। उसे विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपका व्याकरण और बुक दोनों इस सेशन से पूर्ण तैयारी हो जाएगी। जो प्रश्न हम कराने जा रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें। पूरा देखने पर ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आज का सेशन आपके एग्ज़ाम के लिए गुड स्कोरिंग का काम करेगा। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे की इसी तरह का वीडियो आपके लिए आपको मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं। जो 2026 में जारी किया गया मॉडल पेपर वो हम कराने वाले हैं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में। अब यहाँ देखेंगे कि आपके ग्रामर सेक्शन से 50 से 60 क्वेश्चन जो से ग्रामर सेक्शन से रहता है। 40 से 45 ही क्वेश्चन जो से लगभग में आपको बुक से देखने को मिलता है। तो ग्रामर भी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जो अभी ग्रामर सेक्शन लगातार 40 तक ग्रामर सेक्शन किया जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है आज का, गोली से घायल बच्चे की हालत ख़राब है, रेखांकित अंश किस पदबंध का उदाहरण है? तो किस पदबंध का उदाहरण है? सर्वनाम है, संज्ञा है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है? इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका संज्ञा हो जाएगा। इस पदबंध में बच्चे संज्ञा मुख्य शब्द है और अन्य उस पर आश्रित हैं, इसलिए यह एक संज्ञा होगा। बच्चे, यहाँ पर देखेंगे बच्चे क्या है? एक संज्ञा शब्द है, मुख्य संज्ञा शब्द है, इसलिए क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, जल शब्द क्या है? जल शब्द क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं? तो ये तो हो नहीं सकता और ये तो होने से रहा। अब इन दोनों ऑप्शन में 50% आपका चांसेस बनता है। ऑप्शन एलिमिनेट करना भी आपको आना चाहिए कि ऑप्शन को किस तरह से हम छाटेंगे। छाटने के बाद अगर 2 ऑप्शन छट जाता है तो 2 बचता है। आप 2 पर ही आपको अगर कन्फ्यूज़न होगा तो कोई एक लगाएंगे आप, जिस पर ज़्यादा श्योर होंगे उसको लगाएंगे। तो यहाँ पर जल शब्द क्या है? तो जल शब्द क्या है? पुल्लिंग है। अगर हम पुल्लिंग की पहचान की बात करेंगे तो जिसके अंत में अगर आ आएगा, या फिर कह सकते हैं जिसके अंत में आ वाले शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे भाषा हो गया, सभा हो गया, सभा, भाषा, भाषा, उसके बाद बच्चा, बच्चा, उसके बाद हो जाएगा आपका छाता। ये सारे क्या है? पुल्लिंग शब्द आते हैं जो आ वाले शब्द से हैं। उसके अलावा व्यंजन के अंत में आने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे घर है, पेड़ है, कलम है, दूध है, जल है, ये सब भी क्या है? पुल्लिंग है। प्राणियों के नाम भी पुल्लिंग है, भौगोलिक नाम पुल्लिंग है, द्रव्य पदार्थ के नाम पुल्लिंग है, धातुओं के नाम पुल्लिंग है, जो हमारे शरीर या अंग के जो नाम है वो भी कुछ हद तक पुल्लिंग है, पेड़ पौधों के नाम पुल्लिंग है। तो यहाँ पर ज़्यादातर लगभग में 85% पुल्लिंग ही होते हैं, जिसमें आपको इधर बचा 15%, 15 से 20% जो है स्त्रीलिंग होते हैं। अगर आपको नहीं भी मालूम कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्या है, तो आप शब्द को देख करके पुल्लिंग लगाएंगे तो आपका 80% उम्मीद बनता है कि हो जाएगा। लेकिन ऐसा करना नहीं है, आपको पुल्लिंग की पहचान, स्त्रीलिंग की पहचान को कुछ हद तक आपको ध्यान में रखना होगा। अगला प्रश्न है, बादल घिरे और मयूर नाचने लगे। हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं कर रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट और चैप्टर जो है ग्रामर अभी तक नहीं भी पढ़े हैं ना, तो ग्रामर का चैप्टर आपका रिवीजन हो जाएगा इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा अंत तक देखें, और आगे भी वीडियो आएगा तो उसको भी जो है आप देखने का काम करें, ताकि आप ग्रामर सेक्शन में आपको कहीं कोई दिक्कत ना रह जाए। कोशिश करेंगे ग्रामर सेक्शन में आपको कहीं भी एक क्वेश्चन भी डॉट भी ना बने। फिर भी डॉट बनता हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप डॉट लिख सकते हैं, ताकि हम उसका फिर जवाब दे सकें अगले वीडियो में। बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, कौन वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं? आप देखेंगे बादल घिरे मयूर नाचने लगे, तो यहाँ पर क्या है? 2 वाक्य एक साथ में हो रहा है। 2 वाक्य एक साथ में हो रहा है तो क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। यह वाक्य और योजक शब्द से जुड़े हुए, जो ये वाक्य हैं योजक शब्द से जुड़े हुए 2 स्वतंत्र उपवाक्य का समूह है, इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये 2 स्वतंत्र उपवाक्य का समूह है, इसलिए संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? कौन आ रहा है, यहाँ पूछ के आ रहा है कौन। कौन क्या है? प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक हो जाएगा इसका, है ना। निजवाचक में जो स्वयं के लिए करते हैं, पुरुषवाचक में मैं, हम, ये सब हो जाएगा। संबंधवाचक में हो जाएगा उसका घर, इसका घर, है ना, ये सब हो जाएगा संबंधवाचक में आ जाएगा। यहाँ पे कौन आ रहा है तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद। सर्वनाम के 6 भेद। अगर यहाँ पर हम वेदों को बताएं तो एक पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम, उसके बाद निजवाचक सर्वनाम, याद रखेंगे आगे क्वेश्चन भी आएगा इस पर, निजवाचक सर्वनाम, उसके अलावा निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम,
अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध, उसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम। 6 भेद हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। अब इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम करेंगे जब उस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, निजवाचक क्या है, निश्चयवाचक क्या, अनिश्चयवाचक क्या है, प्रश्नवाचक क्या है, संबंधवाचक क्या है, उसको हम आगे देखेंगे जब क्वेश्चन आएगा उस पर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। अगला प्रश्न है, वाच्य के कितने भेद हैं, 5 है, 3 है, 8 है या 6 है। यहाँ पर वाच्य के कितने भेद हैं, तो वाच्य के 3 भेद। वाच्य के कितने भेद हैं, कौन कौन वाच्य हैं, कर्तव्यवाच्य, 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 उसके बाद है कर्मवाच्य, कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, उसके अलावा है भाववाच्य, भाववाच्य, भाववाच्य। तो यहाँ याद रखेंगे वाच्य के कितने भेद हैं, 3 भेद, कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के राज्यपाल कौन है, इस वाक्य में कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है। बिहार राज्यपाल कौन है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें प्रश्नवाचक हो जाएगा। निजवाचक, निजवाचक वो होता है जो स्वयं के लिए काम, जैसे मैं खुद चला जाऊँगा, मैं स्वयं कर लूँगा, मैंने खुद ऐसा काम किया, तो ये क्या हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा। पुरुषवाचक में पुरुषवाचक के 3 भेद हैं, इंग्लिश में पढ़े होंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और हिंदी में बोलते हैं प्रथम पुरुष, माध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष में मैं, हम, ये आ जाएगा। दूसरा में क्या आ जाएगा, जो बोल रहे हैं, हम समझा रहे हैं तो हम प्रथम हो गए, आप सुन रहे हैं तो सेकंड हो गए, उसके बाद आप किसी और को पहुंचाएंगे तो वो अन्य हो गया। तो यहाँ पे इस तरह से 3 होते हैं इसके भेद पुरुषवाचक के। कभी कभी पुरुषवाचक के भी भेद पूछे, पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं। संबंध में हो गया, जिससे आपका रिलेट करेगा, संबंध करेगा, यह मेरी किताब है, वह मेरा पुस्तक है, वह मेरा घर है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, तो इस तरह से संबंधवाचक में आ जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, कुछ खा लो इस सर्वनाम का उदाहरण है। कुछ खा लो प्रश्नवाचक है, नहीं। निश्चयवाचक है, नहीं। अनिश्चयवाचक है, बिल्कुल। निजवाचक है, नहीं। निश्चयवाचक में यहाँ पर कहेंगे कि 2 रोटी खा लो, 2 आम खा लो, 1 पपीता खा लो। तो यहाँ पर कुछ अगर हम यहाँ पर फिक्स कर देते हैं किसी चीज़ को, जो सामग्री दे रखे हैं उसको हम निश्चित कर देते हैं, तो वो निश्चयवाचक होगा। अनिश्चयवाचक हो गया यहाँ पर कुछ कितना पता नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक। प्रश्न किया जाता है तो यहाँ प्रश्नवाचक होता। निजवाचक जो स्वयं के लिए कुछ करते हैं तो निजवाचक होता। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, प्रथम शब्द का विशेषण क्या है। प्रथम, प्राथमिक, प्रयास, प्रार्थना या पृथक। विशेषण पूछा गया है जो विशेषता बताता है। प्रथम का विशेषण क्या होता है, जैसे भारत का भारतीय हो जाएगा, पाकिस्तान का पाकिस्तानी हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रथम का क्या हो जाएगा, प्रथम का क्या हो जाएगा, प्राथमिक। प्रथम का क्या हो जाएगा, प्राथमिक, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सब धन कौन विशेषण है। सब धन कौन सा विशेषण है। अब यहाँ पर सब धन की बात करें, संख्यावाचक, संख्यावाचक नहीं होगा, इसमें कोई संख्या नहीं दिख रहा है। परिणामवाचक, गुणवाचक, इसमें कोई गुण नहीं दिख रहा है। ईमानदार, बेईमान, क्या गुण, कुछ भी नहीं दिख रहा। रंग काला गोरा, कुछ भी नहीं दिख रहा। सार्वनामिक, ये भी नहीं दिख रहा। तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा परिमाण बोधक हो जाएगा। सब शब्द यहाँ धन की मात्रा को दर्शा रहा है। शब्द यहाँ धन की मात्रा को दर्शा रहा है, ना कि निश्चित संख्या को दर्शा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका परिमाण बोधक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। सेना का वाहिनी है, तात है, भवानी है या पुष्प है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, वाहिनी हो जाएगा। उसके अलावा भी अगर आपको सेना का पूछेगा कि कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं, हो सकता है वाहिनी अगला बार नहीं दे करके क्या दे देगा, फौज। तो इसका फौज भी होता है सेना का। उसके अलावा फौज के अलावा लश्कर होता है। उसके अलावा इसका दल होता है। उसके अलावा जो है कटक, उसके अलावा कटक होता है। तो इन सारी बातों को भी याद रखना है, इस रिलेट करके। सेना का वाहिनी, फौज, लश्कर, उसके बाद आपका दल है, उसके बाद कटक है, ये सारे सेना का पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा, वाहिनी। अगला प्रश्न है, किरण का पर्यायवाची शब्द क्या। किरण का ज्योति है, अंबर है, पद्मा है या आदित्य है। तो किरण का पूछा गया है, तो किरण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, यहाँ पर ज्योति होगा। अब किरण का और भी पर्यायवाची शब्द होता है ना, क्या होता है, एक प्रभा हो गया, प्रभा भी बोलते हैं किरण को। उसके अलावा अंशु बोलते हैं, अंशु हो गया पर्यायवाची। उसके अलावा इसका हो जाएगा मयूख हो जाएगा, मयूख हो जाएगा। उसके बाद रश्मि, रश्मि तो कई बार पूछा गया है, रश्मि
किरण का पर्यायवाची शब्द रश्मि भी होता है और एक चमक भी होता है, चमक भी होता है। तो इन सारे पर्यायवाची शब्द को भी ध्यान रखना है, इससे रिलेट करके किरण का ज्योति होता है, रश्मि होता है, प्रभा होता है, चमक होता है, उसके बाद आपका अंशु होता है, उसके बाद म्युख होता है। ये सारे क्या है इसका पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, देखिए लगातार 3 क्वेश्चन पर्यायवाची शब्द से पूछा गया, 3 से 4 क्वेश्चन पर्यायवाची का दिया गया यहाँ पर। अभिमान का पर्यायवाची शब्द क्या है? अभिमान का पर्यायवाची शब्द क्या है? क्या अस्मिता है, या कृशाणु है, या तिमिर है, या अर्ण्य है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? अस्मिता। अस्मिता क्या हो जाएगा इसका सही आंसर होगा। और यहाँ पर आप बताएंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे अभिमान का पर्यायवाची शब्द और क्या क्या आपको आता है। तो अन्य में अगर हम बात करें, ये क्या हो जाएगा? अहंकार, इसी को बोलते हैं अहंकार, पर्यायवाची शब्द हो गया इसका अहंकार। उसके अलावा होता है दंभ, दंभ हो जाएगा। उसके अलावा गर्भ, उसके अलावा हो जाएगा दर्प, दर्प। उसके अलावा हो जाएगा मद, उसके अलावा हो जाएगा घमंड, घमंड। ये सारे क्या है इसका पर्यायवाची शब्द हैं। तो अब आगे भी याद रखेंगे, अभिमान का अलग अलग पर्यायवाची शब्द कुछ भी पूछ सकता है, इनमें से रिलेट करके कोई भी पूछ सकता है। अस्मिता भी पूछा गया है, तो अस्मिता इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तिमिर इसका नहीं है, कुशाणु इसका नहीं है, अर्ण्य इसका नहीं है, तो क्या हो जाएगा? अस्मिता हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, चतुर का पर्यायवाची शब्द क्या है? चतुर संवेदना है, प्रवीण है, भूषण है, या वेदना है? तो इसका क्या हो जाएगा? सही जो आंसर होगा इसमें बी हो जाएगा। तो बी क्या है? प्रवीण है। तो चतुर का और भी पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? इसका चतुर का और भी पर्यायवाची शब्द अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक योग्य हो जाता है। चतुर को क्या बोलते हैं? योग्य। उसके अलावा इसका पर्यायवाची शब्द क्या है? निपुण, निपुण। उसके अलावा क्या हो जाएगा इसका? निपुण। उसके अलावा होता है कुशल, कुशल। ये सारे इंपॉर्टेंट है इसका पर्यायवाची शब्द, कुछ भी पूछ सकता है इसमें। एक दक्ष, दक्ष। या इसके अलावा होता है विज्ञ। उसके अलावा होता है होशियार, होशियार। तो यहाँ पे देखिए क्या बोले, प्रवीण तो है ही ऑप्शन में, योग्य हो, निपुण हो, कुशल हो, दक्ष हो, या फिर आपका विज्ञ हो, या होशियार हो। ये सारे क्या है? चतुर का पर्यायवाची शब्द हैं। हो सकता है तो अपने साथ में कॉपी लेकर कलम लेकर के बैठें, और जो जो बात हम पर्यायवाची शब्द हो, विलोम शब्द हो, या ग्रामर का कुछ पॉइंट हो लिखा रहे हैं, तो उसे अपने कॉपी पर नोट कर ले, और उसके बाद उसे एक बार जो से देख ले सिर्फ, तो वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लग रहा है कोई कन्फ्यूजन होगा आपको ग्रामर में, और या बुक का जो क्वेश्चन आएगा उसमें भी, क्योंकि चैप्टर से रिलेट करके हम एक क्वेश्चन में पूरा चैप्टर को समझाने की कोशिश करते हैं। एक ग्रामर का क्वेश्चन में जैसे उस चैप्टर से हम पूरा रिलेट करके समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप कॉपी लेकर के बैठेंगे तो थोड़ा सा उसमें कुछ कुछ जो हाईलाइट पॉइंट है उसको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। अब यहाँ पर देखेंगे शुद्ध शब्द क्या है, यानी कि लिखा हुआ कौन सही है। परीक्षण सही लिखा हुआ है, प्रणाम सही लिखा हुआ है, प्रसाद सही लिखा हुआ है, प्रसाद होता है, प्रसाद नहीं होता, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और प्रणाम भी नहीं होगा, परीक्षण ऐसे नहीं लिखा जाता है, परीक्षण क्या हो जाएगा आपका? इस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पर शुद्ध शब्द पूछा गया है, 2 3 4 क्वेश्चन शुद्ध शब्द से पूछा जाता है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको शुद्ध के लिए दे रखा है। उसके बाद अगला है का शुद्ध शब्द है, इसमें कवित्री है, समिति है, श्रेष्ठ है, या फिर हिंदुस्तान है। तो यहाँ पर शुद्ध शब्द क्या है? यहाँ पर कवित्री, कवित्री क्या है? सही शब्द। समिति ऐसे नहीं लिखा जाता है, श्रेष्ठ ऐसे नहीं लिखा जाता है, और हिंदुस्तान ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसलिए क्या है? ये सारे गलत हैं, तो कवित्री क्या है इसका? सही है। अगला है, पर्वत का उच्चारण स्थान क्या है? पर्वत का उच्चारण स्थान क्या है? यहाँ पर उच्चारण स्थान पूछा गया पर्वत, प वर्ग का पूछा गया, प वर्ग का। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है आपका? ओष्ठ होता है। प फ ब भ, ये सारे जितने बोलते हैं दोनों होठ आपस में चिपकता है, इसलिए क्या होता है? ओष्ठ। इसी को बोलते हैं होठ। तो होठ से जो शब्द का उच्चारण सही से होता है उसे हम क्या कहते हैं? प वर्ग, उसी को बोलते हैं ओष्ठ। होता है क्या क्या है? अब यहाँ पर देखेंगे, अगर हम इस चैप्टर से डिटेल्स करेंगे, उच्चारण स्थान की बात करें, तो एक होता है क वर्ग, एक होता है च वर्ग, एक होता है ट वर्ग, एक होता है त वर्ग, एक होता है प वर्ग। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जो क वर्ग है, क वर्ग में क्या आता है? कंठ, क ख ग घ, ये सारे कंठ से बोला जाता है, तो ये कंठ हो जाएगा। उसके अलावा च वर्ग की अगर हम बात करें, च वर्ग तालु से इस्तेमाल होता है, तालु से। च छ ज, जीभ को हम क्या करते हैं? अपने तालु में सटा करके बोलते हैं च छ ज झ, तो ये सारे क्या है? तालु वाले वर्ड हैं। तो याद रखेंगे चट, उसका कक। उसके बाद यहाँ देखेंगे ट वर्ग की बात करें, तो ट वर्ग में क्या आ जाएगा आपका? ये ट में आएगा मूर्धा, ये ट में क्या आ जाएगा? मूर्धा।
क्या ट ठ ड ढ न। तो इस तरह से जो हम जीभ है उसको तालू में सटा करके आवाज़ जो से मोटा करके है ना साउंड के साथ निकालते हैं मोटी आवाज़ में, तो मूर्धा हो जाएगा, पूरा मुंह में आवाज़ लेकर के निकालते हैं तो उसको मूर्धा बोलते हैं। ट ठ ड ढ न, इस तरह से मूर्धा शब्द होगा। उसके बाद अगर हम त की बात करें, ये त की बात करें तो ये क्या है, दंत हो जाएगा। इसको हम दांत से इस्तेमाल करते हैं उच्चारण के लिए। जब इसको हम बोलते हैं त थ द ध न, तो ये दांत ये जीभ हमारा दांत में सटता है, तब जाके त थ द ध न हम बोल पाते हैं। अब प वर्ग का तो अभी बताएं हम क्या होता है, ओष्ठ होता है, ओष्ठ से इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा होता है नासिक। नासिक होता है जो नाक से आवाज़ निकलती है, जिसे नाक बंद करने के बाद उसका उच्चारण सही से नहीं हो पाएगा। जैसे नौ है, मो है, उसके बाद आपका बड़ी नौ है, उसके बाद र है, या है। इस तरह से शब्दों को जब हम शब्दों को बोलते हैं तो ये वर्णों को बोलते हैं तो उसका उच्चारण सही नहीं हो पाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये उच्चारण स्थान का जितना पॉइंट था वो एक क्वेश्चन में आपको समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, फिर से पूछा गया वही, श वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, तालु है, दंत या मूर्धा है। तो आप बताएंगे, खुद आप बताएंगे क्या हो जाएगा इसका। ये क्या हो जाएगा आपका, मूर्धा हो जाएगा। तो मूर्धा क्या हो जाएगा इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, दिनेश पढ़ रहा, यह वाक्य किस काल से संबंधित है। दिनेश पढ़ रहा, यह वाक्य किस काल से संबंधित है, पूर्ण वर्तमान काल, तत्कालीन वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, अपूर्ण वर्तमान काल। इसी को हम क्या बोलते हैं, तत्कालीन वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल को ही हम क्या बोलते हैं, तत्कालीन वर्तमान काल। तो ये क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, दिनेश पढ़ रहा है। इसमें जो सिंबल होता है ना, अपूर्ण वर्तमान काल या तत्कालीन जो होता है, इसमें रहा है, रहे हैं, रही हैं, रहा हूँ, है ना। तो इस तरह से जब रहा रही लगा रहेगा तो ये समझिए कि काम कंटिन्यू हो, ना ही समाप्त हुआ है ना ही पूर्ण हुआ है, बीच में कंटिन्यू है काम। तो वो क्या हो जाएगा आपका, दिनेश पढ़ रहा है। अब कब तक पढ़ेगा, कब खत्म होगा पता नहीं। तो वो काम का जब पता नहीं चले कि कब खत्म होगा कब शुरू हुआ, तो ये उसे हम क्या कहते हैं, तत्कालीन बोलेंगे, या फिर उसे हम कहते हैं अपूर्ण वर्तमान कहा जाता है। काल का ये चैप्टर है। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल के भी भेद है, भूतकाल के भी भेद है और भविष्य काल के भी भेद है, जिसमें से यहाँ पर तत्कालीन या फिर अपूर्ण वर्तमान काल वर्तमान का भेद है। अगला प्रश्न है, कृपणता किस संज्ञा का उदाहरण है। कृपणता क्या जातिवाचक का है, व्यक्तिवाचक का है, भाववाचक का या समूहवाचक का। जातिवाचक जो एक जाति समूह का बोध कराता है, जैसे लड़का, लड़की या फिर नदी, गांव, शहर, देश, एक जाति का बोध कराएगा। व्यक्तिवाचक में हो गया जो किसी खास नामों को, स्थानों को या व्यक्तियों का बोध कराएगा, जैसे महात्मा गांधी, भारत, पाकिस्तान, बिहार। उसके बाद आप जिस डिस्ट्रिक्ट से उस डिस्ट्रिक्ट का नाम ले लीजिए, आप जिस गांव से उस गांव का नाम ले लीजिए, कोई खास व्यक्ति का नाम ले लीजिए, कोई आप जानवर को पाले हुए उसका कुछ नाम रखे हुए उसका नाम ले लीजिए, वो सारे किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक। या कोई नदी का नाम ले लीजिए, स्पेशल नदी का, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, या कोई पर्वत का नाम ले लीजिए, या कोई ऐसी चीज़ों का जो मतलब स्पेशल है, उसकी तरह कोई नहीं है, यानी कि विशिष्ट नामों को दर्शाता हो, तो उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। भाववाचक हो गया जिसे ना छू सकते हैं ना स्पर्श कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ईमानदारी, दुख, प्यास, बेईमान, बचपन, बुढ़ापा, ये सारे क्या भाववाचक में आ जाएगा। समूहवाचक में क्या आ जाएगा, समूहवाचक में 2 या 2 से अधिक का समूह बनेगा उसे, जैसे समूहवाचक में कहते हैं सभा, उसके बाद कहते हैं पुलिस दल, ये सारे क्या आ जाएगा, समूहवाचक में आ जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भाववाचक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। कृपणता यानी ये कृपणता क्या है, एक भाववाचक है, यानी कृपालु व्यक्ति। तो एक भाव है कि दयालु व्यक्ति, कृपालु व्यक्ति, दुखी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी भाव है वो सारे भाववाचक में आ जाएगा। आलोक पढ़कर खेलने गया, यह किस क्रिया का उदाहरण है, नामबोधक का है, प्रेरणार्थक का है, पूर्वकालीन का है या कर्मक का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पूर्वकालीन हो गया। जब एक काम समाप्त होकर के दूसरा काम शुरू होता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्वकालीन क्रिया कहते हैं। तो पहला काम समाप्त हुआ, पढ़ा, दूसरा काम क्या हुआ, शुरू किया, खेलने गया, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्वकालीन क्रिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य किस संज्ञा का उदाहरण है। मनुष्य किस संज्ञा का उदाहरण है, तो किसका हो जाएगा, मनुष्य किस संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा, जातिवाचक का
सॉरी हाँ, जातिवाचक का क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। मनुष्य जातिवाचक में आता है। मनुष्य से कहने का मतलब है कि मनुष्य जितने भी हैं वो सारे आ जाएंगे, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, सारे आ जाएंगे। अगर यहाँ पर कबूतर कहेंगे तो कबूतर की जितनी भी जाति है सब आ जाएंगे। गाय कहेंगे तो सारे आ जाएंगे, भैंस कहेंगे तो सारे आ जाएंगे, तो वो जाति में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक। व्यक्तिवाचक अभी समझा दिए हैं, दरवाचक समझा दिए, गुणवाचक भी समझा दिए हैं। अगला प्रश्न हमारा है रसोई घर शब्द कौन सा समास है। समास से 4-5 क्वेश्चन हर साल पूछते। समास से हो गया, प्रत्यय से हो गया, उपसर्ग से हो गया, विशेषण से हो गया, सर्वनाम से हो गया, संज्ञा से हो गया, इन सारे चैप्टरों से, काल से हो गया, इन सारे चैप्टरों से अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है। ग्रामर से बोले ना 50 से 55 से 60 क्वेश्चन, कभी कभी 60 क्वेश्चन भी दे देता है, कभी 55 क्वेश्चन, कभी 50 क्वेश्चन। 50 से तो कम रहता ही नहीं ग्रामर से, चाहे वो आप आर्ट का क्लास की तैयारी कर रहे हैं या साइंस का कर रहे हैं या कॉमर्स का कर रहे हैं, उससे कोई बहस नहीं, लेकिन ग्रामर आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा अगर स्कोर आपको बढ़ाना होगा तो। अभी ग्रामर सेक्शन ही पढ़ रहे हैं हम, मॉडल पेपर कर रहे हैं, अपने मन से कोई क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, जो बिहार बोर्ड जारी किया है वही क्वेश्चन को हम करा रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे रसोई घर शब्द कौन समास है। अगर हम कहेंगे रसोई, रसोई, रसोई के लिए घर, के लिए घर, रसोई के लिए घर। तो यहाँ पर के लिए क्या है, एक सिंबल है, किसका है, सिंबल किसका है, कारक का सिंबल है। जब कारक का सिंबल आएगा तो किस में जाएगा, तत्पुरुष में जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। कारक ची जब भी आएगा तो वो तत्पुरुष हो जाएगा। कारक ची यहाँ पर कितना इस्तेमाल होता है, 6 कारक ची का इस्तेमाल होता है। कर्ता का इस्तेमाल नहीं होता। कर्म से, कर्म का, करण से, संप्रदान के लिए, अपदान, उसके बाद संबंध तक का यहाँ पर उपयोग होता है। उसके बाद तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तत्पुरुष हो जाएगा। आगे और भी क्वेश्चन है, उस पर हम डिटेल से एक्सप्लेनेशन करेंगे इसी चैप्टर से। त्रिकोण शब्द कौन समास है, त्रिकोण शब्द कौन समास है। अब देखेंगे यहाँ पे नत्र समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है या फिर तत्पुरुष समास। ये तो कोई समास ही नहीं होता है। द्विगु समास होता है, द्वंद्व समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पर जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, द्विगु समास हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, द्विगु समास सही आंसर होगा। अब द्विगु संख्या जब भी दिखेगा, कोई भी संख्या दिखेगा, याद बस इतना याद रखना है कि संख्या जब भी दिखेगा तो संख्या क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। अब संख्या में आपको क्या क्या दिखेगा, जैसे चौराहा दिखेगा, चौराहा 4 रास्तों का समूह, चौराहा, चौराहा 4 रास्तों का समूह। क्या बोले इसका, एक बात याद रखना, संख्या जब भी दिखेगा तो वो द्विगु समास होगा। एक तो त्रिकोण हो गया, 3 कोणों का समूह, एक हो गया चौराहा, चौराहा के अलावा दे सकता है आपको तिरंगा, तिरंगा कौन सा समास है, द्विगु समास है। तिरंगा के अलावा आपको सप्तऋषि, उसके अलावा आपको दे सकता है नवरात्र, उसके अलावा पंचवटी, उसके बाद त्रिलोक। इस तरह से जब भी यहाँ पे क्या हो गया, 4, उसके बाद 7, उसके बाद 3, उसके बाद 9, उसके बाद यहाँ देखिए 3। इस तरह से संख्या जब भी दिखेगा तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है देश विदेश शब्द कौन सा समास है। अभी हम बताएं द्विगु में, द्विगु क्या बताए, संख्या। अब यहाँ पर क्या है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का मतलब होता है उल्टा, या कह सकते हैं कि योजक ची होना चाहिए। इसमें देश योजक ची है, दिख रहा है आपको बीच में, देश और विदेश के बीच में योजक ची है। या उल्टा कह सकते हैं माता पिता, भाई बहन, ऊंच नीच, उसके बाद देश विदेश। उसके अलावा अगर हम बात करें इसमें तो दिन रात, पाप पुण्य, अन्न जल, ये सारे क्या शब्द हैं, एक दूसरे को अपोजिट है। जब एक दूसरे को अपोजिट शब्द होगा और योजक चिन्ह लगा होगा तो वो समझ लीजिए क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। तो 2 कन्फर्म याद होगी आपको, एक संख्या द्विगु समास, और उसके बाद उल्टा या अपोजिट होगा, एक दूसरे को उल्टा होगा तो द्वंद्व समास होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें अवयवी भाव की, अवयवी भाव समास का, अवयवी भाव में आप एक चैप्टर पढ़े होंगे उपसर्ग चैप्टर पढ़े होंगे। उपसर्ग में क्या करते हैं, कोई भी शब्द को पहले मूल शब्दों में पहले जोड़ करके उसके अर्थों को बदल देते हैं तो वो नया शब्द बन जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अवयवी भाव, तो जब भी कोई शब्द आपको पहले दिखे, जैसे अपशब्द भी क्या है, अपशब्द आपका अपजुड़ा, तो ये क्या है, अवयवी भाव है। और ये उपसर्ग भी है, जो शब्द उपसर्ग होगा वही अवयवी भाव होगा, जो शब्द अवयवी भाव होगा वो उपसर्ग होगा। बस इतना बात याद रखना है। कर्मधारय हो गया जो आपके कर्मों को बताता हो, जैसे नीलगिरी, महात्मा गांधी, ये सारे क्या है, कर्मधारय है। उसके अलावा है निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है, उसका कमर चौड़ा है, सीता ने झूठ कहा था, मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली, तो मैं और वह चलेगा। इसका सही क्या हो जाएगा, इसका जो सही होगा आंसर
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर क्या है, चौड़ा, जबकि क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, कमर स्त्री होता है, कमर स्त्रीलिंग। आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग की पहचान होना चाहिए, तभी शुद्ध वाक्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर कमर क्या है, स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के साथ में क्या लगेगा आगे, चौड़ी होना चाहिए, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली की जगह पर मैं के साथ में पढ़ी या पढ़ ली होना चाहिए, पढ़ी या पढ़ ली, पढ़ी या पढ़ ली होना चाहिए, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। उसके बाद तुम मैं और वह चलेगा, तो इसमें क्या होना चाहिए कि साथ में खेलेंगे, है ना, खेलेंगे, तब यहाँ पर सही होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, जीव जंतु शब्द कौन सा समास है, कर्मधारय है, दंड है, दिगु है, वैभाव। अभी हम बताएं कि उल्टा, ये जीव जंतु क्या हो जाएगा आपका, कौन सा समास हो जाएगा, दंड समास हो जाएगा। दंड क्या मतलब, एक दूसरे के ऑपोजिट या उल्टा। अगला प्रश्न है, खिचड़ी किस शब्द का उदाहरण है, खिचड़ी तत्सम का है, तदभ का है, देशज का है, विदेशज का। खिचड़ी बताइए क्या है, तदभ है, देशज है या विदेशज है। खिचड़ी किस शब्द का उदाहरण है, तो खिचड़ी है आपका देशज शब्द है। खिचड़ी, लोटा, पगड़ी, ये सारे क्या है, देशज शब्द है, हमारे देश में ही इस शब्दों की उत्पत्ति हुई है, इसलिए देशज। तत्सम शब्द वो हो गया जो संस्कृत से ज्यों का त्यों हिंदी में आ गया हो, तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। उसके बाद तदभ हो गया जो संस्कृत के बदले हुए रूप को ही तदभ कहते हैं। उसके बाद देशज हो गया जिस शब्द की उत्पत्ति हमारे देश में हुई उसे देशज कहेंगे। जो शब्द विदेश से आए, चाहे अरबी के हो, फारसी के हो, उर्दू के हो, उसके बाद पुर्तगाली हो, कोई भी शब्द हो जो हमारे हिंदी में आ गया हो या उसे हम बोलने में इस्तेमाल करते हैं, तो वो विदेशी शब्द कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, खिचड़ी, तो ये क्या हो जाएगा आपका देशज शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कारक के कितने भेद होते हैं। अभी बताएं, कारक के 8 भेद होते हैं, लेकिन समास में 6 भेद का इस्तेमाल किया जाता है। तो कारक के कितने भेद हैं, 8 भेद। कारक के कितने भेद हैं, 8 भेद। अब कौन कौन से भेद हैं आप बताएं, लिखते हैं यहाँ पर, देखिए कर्ता हो गया, इसका सिंबल आप बताएंगे, कर्ता का सिंबल क्या होता है, कर्म का सिंबल आप बताइए क्या होगा, क्योंकि इसका सिंबल ही आपको याद रखना है, चिन्ह क्या है। उसके अलावा है करण, करण के अलावा है आपका करण, करण के अलावा क्या है, संप्रदान, संप्रदान, संप्रदान के अलावा हो गया, कितना हो गया, 4 हो गया यहाँ पर। संप्रदान के अलावा हो गया संबंध, संबंध के अलावा हो गया आपका अधिकरण, 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 अधिकरण के अलावा हो गया आपका संबोधन, संबोधन। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान और अपादान, अपादान। उसके बाद संबंध है, उसके बाद अधिकरण है, उसके बाद जो है अधिकरण है, संबोधन है। तो टोटल कितना हो गया, 8 हो गया आपका। तो कर्ता का सिंबल क्या है, ने। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, यहाँ जो अपादान से लगा है एक करण से, तो करण में कोई भी काम करेंगे उसमें जब से लगा होगा, जैसे मैंने पढ़ाया, उसने खाना खाया, तो ऐसे जब हम से का इस्तेमाल वहाँ पर होता है तो वो हो जाएगा आपका करण। लेकिन जब कोई चीज़ किसी से अलग होता है, पेड़ से पत्ता गिरा, तो ये अलग होने के भाव होगा, तो क्या हो जाएगा वहाँ पर हो जाएगा अपादान। या कोई नदी किसी से निकलती है तो वो भी हो जाएगा अपादान हो जाएगा। तो ऐसे शब्द हो जाएंगे। संबंध का होता है काके की, अधिकरण का में होगा या पर होगा, और संबोधन का किसी को पुकारना या बुलाना तो उसे संबोधन कहते हैं हे अरे। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, संबोधन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि कारक चैप्टर के जो 8 भेद है, 8 भेद को आपको डिटेल से समझ में आ गया होगा। वैसे आप 8 का सिंबल आपको अगर याद रहेगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को करके निकल जाएंगे सेकंडों में। अगला प्रश्न है, आंखों से देखा किस कारक का उदाहरण है। फिर से देखेंगे यहाँ पर वही उसी से पूछा गया, आंखों से देखा। आंखों से देखा अभी क्या बताए, कर्म कारण का उदाहरण है। कर्म का है या करण का, करण का से होता है कर्म को, इसका सिंबल होता है कर्ता ने, इसका ने होता है कर्म को करण से, तो से। उसके बाद संबंध का क्या हो जाएगा, का के की, ये सिंबल होता है। तो इसका से क्या है, से यहाँ पूछा गया तो करण हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, एक पंथ दो काज, लोकोक्तियाँ का अर्थ क्या है। मुहावरा के साथ में लोकोक्तियाँ होता है जो आम बोलचाल में हम इस्तेमाल करते हैं। 2 कामों में एक ना बन पाना, दूना लाभ होना, एक साथ 2 काम एक साथ चलना। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका एक साथ 2 काम। ये भी सही है 2 गुना लाभ, लेकिन इससे ज़्यादा बेटर क्या है, एक साथ 2 काम। ज़्यादा बच्चे तो इसमें लगाएंगे 2 गुना लाभ, एक पंथ 2 काज, तो कहेंगे 2 गुना लाभ, लेकिन वो भी सही है, लेकिन उससे ज़्यादा सही क्या है, एक साथ 2 काम।
इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पेड़ से पत्ता गिरा। अभी हम बताएं कि जब विक्षोभ होने का, किसी से किसी अलग होने का रहेगा तो वहाँ पर क्या कहलाएगा, अपादान कारक कहलाएगा। अपादान का भी से होता है और करण का भी से होता है। देखिए दोनों ऑप्शन में दे रखा है, इसका भी सिंबल से, इसका भी सिंबल से, लेकिन अंतर यह है कि ये अलग कराने का बोध कराता है, विक्षोभ कराने का बोध कराता है। तो क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राम ने कहा होगा, यह किस वाक्य का उदाहरण है। आज्ञावाचक का है, संदेहवाचक का है, निषेधवाचक है या इच्छावाचक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा संदेहवाचक। संदेहवाचक, राम ने कहा होगा। अब यहाँ देखिए आज्ञा, कोई आज्ञा तो नहीं दे रहे, ऑर्डर नहीं दे रहे। निषेध हो गया, निषेध वगैरह नहीं है यहाँ पर, इच्छा नहीं व्यक्त किया जा रहा। यहाँ पर संदेह वाला वाक्य, राम ने कहा होगा, संदेह है, कहा भी होगा नहीं भी कहा होगा, इसलिए क्या होगा, संदेहवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या है। विशेषण क्या हो जाएगा, राज्यक्ष या फिर देशीय या राष्ट्रीय या राजकीय। तो क्या हो जाएगा इसका, राष्ट्रीय सही हो जाएगा। राष्ट्र का राष्ट्रीय विशेषण होता है। अच्छाई शब्द कौन संज्ञा है। अच्छाई शब्द कौन संज्ञा है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है या जातिवाचक। अभी बताएं, जिसे हम ना देख सकते हैं ना छू सकते, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अच्छाई हो, ये बुराई हो, ईमानदारी हो, ये सारे क्या है, दुख हो, प्यास हो, भूख हो, दर्द हो, तकलीफ हो, ये सारे क्या है, भाववाचक में। ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा भाववाचक। अगला प्रश्न हमारा है, मोती शब्द कौन संज्ञा है। मोती समूहवाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या द्रव्यवाचक। माप तौल वाली वस्तु को हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। माप तौल वाली वस्तु को क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसके क्या हो जाएगा सही आंसर, द्रव्यवाचक। वैसे संज्ञा के कितने भेद है आप बताएंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। संज्ञा के 4 भेद होते हैं। कौन कौन, पीछे पहले क्वेश्चन बताए थे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, उसके बाद भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। सॉरी 5 भेद होते हैं। तो 5 भेद में ये द्रव्यवाचक। तो इसका मोती हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, अदरक हो गया, प्याज सॉरी आलू हो गया, प्याज हो गया, या फिर पानी हो गया, दूध हो गया, ये सारे जितने भी चीज़ें वो क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक, जिसे माप तौल कर सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका द्रव्यवाचक। अगला प्रश्न है, लेखक शब्द कौन संज्ञा है। लेखक शब्द कौन संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो लेखक क्या है यहाँ पर, लेखक का एक जाति है, लेखिका भी हो सकता है और लेखक भी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर हम पूछे नदी कौन सा संज्ञा है, पर्वत कौन सा संज्ञा है, राज्य कौन सी संज्ञा है, गांव कौन सी संज्ञा है, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, वैसे शब्द को क्या कहते हैं जो संस्कृत और प्राकृतिक से विस्तृत होकर के हिंदी में आए हैं। अभी हम बताए थे देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव। तत्सम हो गया जो संस्कृत के शब्द हैं, तत्सम हो गया जो संस्कृत के शब्द हैं, तद्भव हो गया जो बदला हुआ रूप है। अब पूछ क्या रहा है यहाँ पर, बदला हुआ रूप विकृत होकर के हिंदी में आए हैं, तो तद्भव इसका क्या हो जाएगा सही। देशज हो गया जो हमारे देश में उत्पत्ति हुई है, विदेशज हो गया तो विदेश की भाषा हो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तद्भव बी हो जाएगा। नायक शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। नायक का, हम आपसे पूछते हैं कि नायक का संधि विच्छेद बताइए। नायक का संधि विच्छेद क्या होगा, लेकिन यहाँ पर संधि विच्छेद नहीं पूछा, यहाँ पर स्त्रीलिंग पूछा है। नायिका, नटरकी, अभिनेत्री या नायिकी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, नायिका। इसका आंसर हो जाएगा नायिका। क्या बोले इसका संधि विच्छेद, संधि विच्छेद क्या होगा, नायक का नय प्लस एक, नय प्लस अक, नय प्लस अक, इसका क्या हो जाएगा संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, अगर इसी तरह का डिटेल्स एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों को पहुंचाएं, वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे आगे भी वीडियो बनाने में आसानी हो और अच्छा लगे। ये क्वेश्चन सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन आपको बहुत सारे चीज़ों को कवर करता है। जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तब पता चलेगा कि हाँ कोई था जो पढ़ाया था इस तरह से और मुझे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो वीडियो को अंतिम तक देखें और जितना हम लेकर के आते हैं, हिंदी का हो चाहे जो भी सब्जेक्ट का हो, जो आपका सब्जेक्ट है उसे ढूंढ करके तो सारे वीडियो को आप देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम से रिलेट है। कोई फालतू क्वेश्चन यहाँ पर लेकर के नहीं आते जो आपका टाइम वेस्ट करे। टाइम बर्बाद करने वाला कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, सारे के सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए। अगला प्रश्न हमारा है, वृष्टि का अभाव वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। अनावृष्टि है, अतिवृष्टि है, अप्रत्याशित है या आशासित है। इसका सही क्या आंसर हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा अनावृष्टि। अब वृष्टि क्या है, वृष्टि का अभाव का अर्थ होता है कि बारिश की कमी। वृष्टि का अभाव का अर्थ होता है बारिश की कमी या बिल्कुल ना होना।
अनावृष्टि या अतिवृष्टि, उसी को बोलते हैं अतिवृष्टि और अनावृष्टि। अतिवृष्टि अनावृष्टि, अतिवृष्टि अलग है, अनावृष्टि अलग है। बहुत अधिक बारिश होना, तो ये क्या हो जाएगा, अनावृष्टि हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, चतुर्भुज शब्द कौन समास है। अब यहाँ ये कहिएगा चतुर्भुज में 4 होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। तो द्वंद्व समास यहाँ पर ऑप्शन में नहीं। द्विगु समास संख्या, द्वंद्व समास उल्टा, कर्मधारय कर्म को इंडिकेट करेगा, तत्पुरुष कारक का सिंबल हो, बहुव्रीहि जिसमें अलग अर्थ दे, बहुत सारे अर्थ देने वाले हो, तो चतुर्भुज क्या हो जाएगा यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, कर्तव्य में कौन प्रत्यय है। कर्तव्य यो है, प्रत्यय वह शब्द जो किसी मूल शब्द में बाद में लगता हो, वह शब्द जो किसी मूल शब्द के बाद में लग के उसका मूल अर्थ को बदल दे, उसे हम क्या कहते हैं प्रत्यय। उपसर्ग क्या हो गया, वह शब्द जो मूल शब्दों में जुड़ करके उसका अर्थ को बदल दे, तो पहले जुड़ेगा और ये प्रत्यय में बाद में जुड़ेगा। तो ये बाद में क्या होगा बताइए, इसका प्रत्यय का आ होगा या वह होगा या तव्य होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तव्य होगा। अगला प्रश्न है, शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं। देखिए फिर से डिफिनेशन पूछ दिया गया, वहाँ पर क्वेश्चन दे दिया गया। शब्दों के बाद में लगने वाले को क्या कहते हैं, प्रत्यय, और शब्दों से पहले लगने वाले को उपसर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न है, फल फूल शब्द में कौन समास है। फल फूल में बताए थे ना, फल फूल हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, दोस्त दुश्मन हो, इस तरह से अपोजिट शब्द जब भी दिखेगा तो वो क्या कहलाएगा, आपको द्वंद्व समास कहलाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभ्यागत शब्द का संधि विच्छेद क्या है। अभ्यागत का संधि विच्छेद, अभी प्लस गत है, अभी प्लस आगत है, अगत है, या अभी प्लस आगत है, अभी प्लस आगत है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा अभी प्लस आगत हो जाएगा, अभी प्लस आगत हो जाएगा। तो ये सही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उपवन में कौन उपसर्ग है। उपवन में यहाँ पर उपसर्ग पूछा, वहाँ प्रत्यय पूछा गया था। उपसर्ग में पहले वन नहीं लगाना गलती से, ये बाद में ये प्रत्यय का है। आ यहाँ पर चर्चा भी नहीं है। उद कहाँ से होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर उपवन। अगला प्रश्न है, अभिलाषा में कौन उपसर्ग है। फिर से उपसर्ग पूछा गया, अभिलाषा, क्या बोलते हैं लाशा, ये तो नहीं होगा, और सिर्फ नहीं होगा, अभिलाषा, यानी कि जब इसका अर्थ होना चाहिए, मूल शब्दों का अर्थ होना चाहिए, उपसर्ग वाले का अर्थ हो या ना उससे वैसे नहीं, लेकिन मूल शब्द का अर्थ होना चाहिए, जब इसको हम अलग करेंगे तो यहाँ पर लाशा, तो क्या जोड़ेंगे अभी, तो क्या हो जाएगा अभिलाषा हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, कमीज है, तोप है, संस्था है या सहयोग है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सहयोग क्या है, पुल्लिंग शब्द है। कमीज क्या है, कमीज पुरानी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे स्त्रीलिंग, ये क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग। संस्था क्या, संस्था बंद हो गई, तो ये क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग, ये भी क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग। तोप चल रही है, तो तोप चल रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। पूछा है पुल्लिंग, तो पुल्लिंग क्या है सहयोग। अगला प्रश्न है, पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा। पुष्पित होगा, पुष्पा होगा, पुष्पमाला होगा या फूलमाला होगा। इसका सही आंसर होगा पुष्पित इसका क्या हो जाएगा, पुष्पित हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा। आज के इस सेशन में बस 50 क्वेश्चन ही, नेक्स्ट वीडियो में हम 50 से आगे का 100 तक करेंगे। उसके बाद आप कहेंगे तो हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर के आपके सामने आएंगे। वही सब्जेक्टिव या वही ऑब्जेक्टिव लेकर के आते हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, या फिर इससे रिलेट करके इससे ये पता चलेगा कि कहाँ से कितना पूछा जाता है, किस चैप्टर से कितना पूछा जाता है। तो यहाँ आप सामने से देख लीजिए, 51 तक दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, 51 तक जैसे आपको 1 से लेकर के 51 तक ग्रामर दे रखा है। तो 55 से 60 ग्रामर पूछता है, तो आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है आपको ग्रामर पढ़ना। अभी तक आप नहीं पढ़े हैं तो हमारे वीडियो के साथ जुड़े, हमारे सेशन के साथ जुड़े, आपका ग्रामर और बुक दोनों हम क्लियर करा देंगे एग्ज़ाम से पहले, और इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगा कि एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉच।